जय भीम, जय मंडल, जय संविधान साथियों। जैसा कि मैंने कहा कि कौन कौन से साथी लाइव हैं, या अगर आप लोग जग रहे हो तो कुछ चर्चा करें। नींद नहीं आ रही थी दोस्त। और चर्चा का कारण ये है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे सिर्फ यादों के नहीं, हमारे 54% पिछड़ों के हित में है। 54% पिछड़ों के साथ साथ दलितों के हित में है, उस पर चर्चा की जाए। सबसे ज़्यादा बैकलॉग बसपा सरकार में भरे गए, लेकिन वो बसपा सरकार और वो बसपा की विचारधारा मान्यवर कांशीराम के साथ साथ खत्म हो गई, क्योंकि माननीय बहन जी ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया और खुद को बचाने के लिए कहीं न कहीं बीजेपी की नीतियों का समर्थन करती दिख रही हैं। आज कुछ कार्यक्रमों में मैं दर्शक बन के गया था, और उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी नज़र आती है क्षेत्रीय पार्टियों में, जिसको समाजवादी पार्टी कहते हैं। वही इस बीजेपी से लड़ती हुई, इस बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ी हुई दिख रही है। फिर भी कुछ कमियां मुझे नज़र आईं, जिसको लेके मैं आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा हूँ। वो कमियां ये हैं, आज जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम महज माल्यार्पण के कार्यक्रम हो जाते हैं। लोग माला पहन के ही उस कार्यक्रम को ख़त्म कर देते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी रही है। समाजवादी पार्टी समाजवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी रही है। आज 90% समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं जानते कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है और सही मायने में समाजवाद का मतलब क्या है। समाजवाद का मतलब होता है प्राकृतिक संपदा और जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमारे सत्ता सरकार की व्यवस्थाएं हैं, उनका विकेंद्रीकरण, मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, रोजगार, सबका विकेंद्रीकरण होता है। लेकिन ये लोग विकेंद्रीकरण न करके केंद्रीकरण पे केंद्रित हो गए हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि हर व्यवस्था का, हर अवसर का समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे, अंतिम पंक्ति में अंतिम स्थान पे बैठे व्यक्ति को उसका लाभ मिलना। क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं कुछ कार्यक्रमों में पीछे बैठ के देखने और जानने की कोशिश कर रहा था कि आज समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा किस स्तर तक पहुंची है। तो मुझे ये देख के बड़ा दुख हुआ कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा, समाजवादी विचारधारा केंद्रीकरण की विचारधारा हो चुकी है। विकेंद्रीकरण ये लोग भूल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ
कोई भी कार्यक्रम में माल्यार्पण का कार्यक्रम बन के रह चुका है। लोग आते हैं, कार्यक्रम रखा जाता है, निर्धारित किया जाता है, लोग माला पहनते हैं और कार्यक्रम खत्म हो जाता है। तो साथियों, आप ये बताइए, क्या कोई भी कार्यक्रम माल्यार्पण के लिए होता है या आपके पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का होता है? अगर समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है और वर्तमान प्रधानमंत्री, देश विक्रेता प्रधानमंत्री ने जो नाम दिया है आंदोलन जीवी हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी आंदोलन जीवी पार्टी रही है, लेकिन माल्यार्पण जीवी बन के क्यों रह गई, ये समझ नहीं आ रहा है। तो साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भी साथी समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं या उसकी विचारधारा से प्रेरित हैं, वो समाजवाद की विचारधारा को अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करें और माला पहनने को अपना सब कुछ न समझें, बल्कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को माला पहनाने का काम करें और उस तक अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा पहुंचाने का प्रयास करें। तभी आपका भला हो पाएगा, नहीं तो कोई भला वाला होना नहीं है। मैं कुछ मामलों में त्रिस्तरीय आरक्षण हो, 13 रोस्टर हो, इन मुद्दों पे मैं अखिलेश यादव से, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भले ही इत्तेफाक न रखता हूं, क्योंकि इनकी देन है कि 13 पॉइंट रोस्टर लागू हुआ, लेकिन आज अगर हमें इस मनुवादी विचारधारा से लड़ना है, इन मनुवादी शक्तियों से लड़ना है, तो कहीं न कहीं वर्तमान परिदृश्य में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना होगा। हमारे 30 यादव विधायक हो न हो, लेकिन 300 समाजवादी पार्टी के विधायक होने चाहिए। हम यादव विधायक हो न हो, माननीय हो न हो, लेकिन माननीय अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। ये सिर्फ यादवों के लिए नहीं, सभी पिछड़ी जातियों का, अहिर, भर, कोयरी, कुर्मी, मलाह जैसी अनेकों जातियां, दलितों की दुसाध, चमार पासी जैसी जातियां, सोनी जिनको आप खटिक कहते हैं, इन जातियों का होना जरूरी है। उनका अगर हित है तो समाजवादी पार्टी के साथ हित है, क्योंकि बसपा थी लेकिन वो खत्म हो चुकी है। बसपा ने अपनी विचारधारा को बेच दिया है। आज बसपा से बहुत से अलग हुए लोग बीजेपी में बैठ चुके हैं। लालजी निर्मल जैसा व्यक्ति जिसने अंबेडकर महासभा को बेच दिया है, वो अंबेडकर महासभा के नाम के दलितों के वोट बैंक का सौदा कर रहा है। कम से कम ये सुकून तो है, समाजवादी पार्टी का वैचारिक व्यक्ति तो नहीं कोई सौदा कर रहा है। वो व्यक्ति चांदी की ईंट, चांदी की ये वो करके राम का हितैषी राम, मैं किसी की व्यक्तिगत या किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, पर दर्जनों मंदिरों में मैंने देखा है कि शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। शूद्र कौन है? मैं
अपनी आंखों देखी और अपनी अनुभव की चीज़ बताता हूँ आपको। आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले मेरे बाबा जिंदा थे, बाबा के बड़े भाई जिंदा थे, और हमारे गांव का प्रधान चमार, जिसको मैंने अपने खटिया पे बैठा लिया था, और बाबा मेरे लोटा लेके शौच करने गए थे। उधर से लौट रहे थे, उन्होंने देख लिया कि मैंने खींच के उसको बैठा लिया। तो गांव में फूल का लोटा होता, फूल का, उस लोटे का वजन करीब 150 से 2 किलो का होता है। अगर उस लोटे से किसी को मार दिया जाए ना, तो वो चोट लगने के बाद महीने 15 दिन तो एडमिट रहेगा ही हॉस्पिटल में। उन्होंने देख लेने के बाद दर्जनों गालियां उसकी दी, उसी लोटे से खींच के मारा था। उसके पैर में चोट आ गई थी और वो 10-15 दिन परेशान था। लेकिन मेरे समझाने बुझाने के बाद शायद उनको बात समझ में आई। उसके बाद ये स्थिति हो गई थी कि बाबा को अगर शाम तक वो व्यक्ति नहीं मिलता था, दलित कम्युनिटी से चमार जाति का व्यक्ति नहीं मिलता, तो शाम तक उसके घर तक पहुंच जाते थे कि कहाँ है, कहाँ हुए रे, अइले ना घरे, मन ना लगत रहे। तो ये इनको इसलिए समझ में आया कि उनको मैंने बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। यही आपको करने की जरूरत है। और किसी भी कार्यक्रम को, माल्यार्पण का कार्यक्रम ना बना के अपनी पार्टी का, अपने विचार का कार्यक्रम बनाइए और उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करिए। तभी आपका, आपके समाज का, आपके पार्टी का भला है। नहीं तो जिंदगी भर तुम लोग विपक्ष में बैठोगे और अखिलेश यादव जैसा दिल का निश्चल व्यक्ति विपक्ष में बैठा रहेगा, और तुम लोग सिर्फ रोड पे प्रदर्शन और धरना करते रह जाओगे। अगर तुमको व्यवस्थाएं पानी है, अपने अधिकार पाने हैं, तो बैलेट के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से अपने लोगों को सदनों तक पहुंचाओ और सत्ता की कुर्सी पे बैठाओ, तभी कुछ होगा। नहीं तो सिर्फ हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं मिलना है। वर्तमान मनुवादी सरकार कभी यादवों को टारगेट करती है, कभी कुर्मियों को टारगेट करती है, कभी दलितों को टारगेट करती है। दर्जनों हत्याएं हो रही हैं। किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाती है तो पूरे देश में भूचाल आ जाता है। हत्या किसी की भी बुरी है। ब्राह्मण की हत्या हो रही गलत है, लेकिन उनकी हत्या होने पर भूचाल आ जाता है। बाकी लोगों के मरने पे चूं तक नहीं करती है मीडिया, क्योंकि ये मीडिया चंद सवर्णों और जनेऊधारियों के हाथ में है। ये सत्ता भले ही आपका मुख्यमंत्री बैठा हो, लेकिन आज भी और उनके रहने पे भी चंद ब्यूरोक्रेटों के हाथ में रहती है। आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, समाज के विकास पे जोर दीजिए और अपने समाज के लोगों को सत्ता की उच्च कुर्सियों पर बैठाने का काम करिए। तभी आपका भला है, आपके लोगों का भला है, आपके समाज का भला है, आपके आने वाले भविष्य का भला है। क्योंकि आपको तय करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपके बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए। सिर्फ कहने मात्र से कुछ नहीं होता है कि 10 अपने तरह के लोगों के साथ बैठ के आपने बड़ी बड़ी बातें कर ली, आपने कह दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं अपने समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ, अपने समाज के हित की बात करता हूँ, उनके लिए काम करूँगा। लेकिन जैसे ही विपरीत धारा के लोग मिल गए तो आप मंदिर बनवाने लगे, ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बनवाने लगे। पिछड़ों और दलितों का वही तभी भला है जब लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की हो। अगर आप मंडल की लड़ाई छोड़ के कमंडल की लड़ाई लड़ने लगेंगे तो आप अपनी ही जड़ों में मट्ठा डालने का काम करेंगे। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एकजुट हो जाओ, नहीं तो मुट्ठी भर हजारों सालों से तुम्हारे ऊपर शासन करते आए हैं और भविष्य में भी 1000 साल तक करते रहेंगे। पता नहीं कितने लोग आए, मर गए, खप गए, खत्म हो गए। औसतन आयु किसी की 65-70 साल से ज्यादा नहीं होती। औसतन आयु, उस 65-70 साल का उपयोग करो अपने समाज के लिए। नहीं तो कुत्ते भी मर जाते हैं रोड के किनारे और टांग पकड़ के फेंक दिए जाते हैं। वही स्थिति तुम्हारी और हमारी होगी अगर अपने समाज के हित के लिए नहीं लड़ोगे तो। सिर्फ इतना ही कहना है
कि अपनी और अपने समाज की, अपने पार्टी की, अपने समाज के हित की जो विचारधारा है उसको पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ गंवार तक पहुंचाओ। नहीं तो ये मनुवादी लोग जो पिछली बार 1400 करोड़ का चंदा खा गए, अब की बार भी खा जाएंगे, क्योंकि मंदिर बनवाने का काम टेंडर निकलेगा, एल&टी जैसी कंपनियों को ठेका दिया जाएगा, और जो चंदा की रसीदें बट रही हैं, ये चंदा ये मनुवादी खा जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ ही चुनाव में उपयोग करेंगे इस चंदे का, और तुम लोग हाथ मलोगे, रगड़ोगे हाथ अपना और अपनी किस्मत पर कोसोगे। जिस तरीके से ये मनुवादी प्रचार कर रहे हैं कि अगर आप एक वोट बीजेपी को देंगे तो ये एक ईंट का काम करेगा राम मंदिर पे। कौन सा ईंट लग जाएगा बीजेपी को वोट देके? बीजेपी को वोट देके आपको ईंट लगे ना लगे, लेकिन हमारे देश की सारी कंपनियां बिक जाएंगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकारी कंपनियों, सरकारी व्यवस्थाओं में ही आरक्षण लगता है, आरक्षण लागू होता है। प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट व्यवस्थाओं में आरक्षण नहीं लागू होता है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लड़नी पड़ेगी, वहां भी लागू हो। लेटरल एंट्री क्या है? किसी को भी प्राइवेट सेक्टर से उठा के सेक्रेटरी लेवल का पद दे दिया जाए, जबकि लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करनी होती है, 10 सालों तक सेवा करनी होती है देश की, प्रदेश की, तब जाके कहीं सेक्रेटरी लेवल पे आपको प्रमोशन मिलता है। लेकिन लेटरल एंट्री से किसी को भी रख दिया जाता है। लेटरल एंट्री का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सवर्ण ही घुसे हैं, लेटरल एंट्री ही नहीं। अगर आप जुडिशरी में देखेंगे तो कौन लोग हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हमें वहां भी आरक्षण की बात करनी होगी, हमें वहां भी सामाजिक भागीदारी की बात करनी होगी, तब जाकर समाज का भला होगा, देश का भला होगा। क्योंकि आरक्षण को कोसने वालों के मुंह पर आपको तमाचा मारना होगा। जब इस देश में आरक्षण नहीं था, जब मुगलों का शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था, तब हमारा देश गुलाम था। आज हमारा देश गुलाम नहीं है, क्योंकि आरक्षण है, सामाजिक भागीदारी की बात है। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने हक, अपने अधिकार और अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़िए, उनको उनके हक अधिकार बताइए, तब जाकर कहीं आप सफल होंगे। नहीं तो हमेशा इसी तरह से पिसते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय मंडल।